अस्सलाम वालेकुम। इसहाक साहब का सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मेरी दवाई कोई असर नहीं कर रही? अरे काम क्या, सारा काम तमाम कर दिया है। क्या कह रहा है तू? मेरी दवाई ने कोई उल्टा असर किया क्या? अरे मेरा दिमाग उल्टा कर दिया है। जुनून में आकर मैंने वो कर दिया जिसकी वजह से अम्मी जान के सामने मेरी पेशी हो गई। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जल्दबाजी से काम मत ले। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। नाखम ने अक्ल से काम ले। नाखम अक्ल? यार तुम्हारी बेगम पढ़ी लिखी है, वो अच्छे घर की है, जिनके वालिद की वजह से तुम्हारे वालिद साहब को महल, जमीन, जायदाद मिली है। अगर उन्हें गंवा दिया तो ना तो खुदा मिलेगा, ना बेगम, और ना वह नौकरानी जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में मरोड़े पैदा हो रही हैं। मरोड़े? बिल्कुल। लगता है आपने शादी रशीदुद्दीन साहब की साहबजादी से नहीं, उनकी नौकरानी से की है, जिस पर झपट्टा मारने के लिए आप कौवे की तरह, जैसा कौवा होता है ना वो निवाला गिरा देता है, वैसे निवाला गिरा दोगे। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ उसे ताश खेलने के लिए साथ बिठाया था। हमारी बेगम पहुंच गई हमारी अम्मी जान तक। वो जो है ना ऊपर वाला, दुआ करो उससे कि आपकी अम्मी जान को पता चली, उनकी अम्मी जान को नहीं, वरना ये जो दवाई लेकर आया हूं ना ये वापस ले जाता और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी नौकरानी वापस जा चुकी होती। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी हमका फज्जो कहते हैं सरकार। आपको कुछ और चाहिए सरकार? नहीं, बस इतना ही ठीक है। जी। कसूर तेरा नहीं, इसका है। इसीलिए ऐसियों के लिए शायरों ने दुश्मन ईमानो आगाही कहा है, यानी कि होश और ईमान की दुश्मन। फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? पहले जाकर अपनी अम्मी जान से माफी मांग, उसके बाद अपनी बेगम से कह कि आगे से फज्जो के साथ ऐसा नहीं करेगा और ना ही ताश खेलेगा। बेगम को इतना बुलावा दे और नौकरानी को इतना नजरअंदाज कर दे कि वो भूल जाए कि तेरी नजर में कोई खोट था और तू कुत्ते की दुम है कि नलकी से जब भी निकलेगी टेढ़ी ही निकलेगी। लेकिन फिर वो मेरे हाथ कैसे आएगी? जैसे मछली बगले के हाथ में आती है तो एकदम बगला भगत बन जा, बिल्कुल उसके जैसा। जब तेरी बेगम नहाने गई हो या सो रही हो या कहीं बाहर गई हो, गोता मार और मछली को हड़प जा और वापस आकर एक टांग पर खड़ा हो जा। और एक रास्ता है। बड़ा महल काफी दिन से बंद पड़ा है, उसे साफ करवाने के लिए अब्बू से कहलवा कर एक दिन खैरातन और एक दिन उसकी ड्यूटी लगा देता हूँ। महल में जाने के लिए पीछे से एक रास्ता है जहां से मैं महल में जा सकता हूँ। ये खूब। इसका मतलब है हमारी दवाई ने आपकी अक्ल खराब नहीं की बल्कि और तेज कर दी है। ये लीजिए, आपके काम आएगी और आप शिकायत नहीं हमें दुआएं देंगे कि क्या कातिल बना दिया हमने आपको। माँ ये नोट कैसे? तुम्हारे भैया ने भेजे हैं, पहली तनख्वाह मिली है ना। माँ कितने पैसे भेजे हैं? पूरे 500 रुपए हैं, लो पढ़ लो। लिखा है अगले महीने से और ज्यादा भेजेगा। माँ मुझे कितने पैसे दोगी इसमें से? इसमें से तो मैं कुछ नहीं दूंगी, पहले भगवान जी के चरणों में छुआ लूं जिन्होंने आज ये दिन दिखाया है। अरे मुझसे पूछो, मुझसे कि उस भगवान ने क्या दिन दिखाया है। जिनके पैरों में तू ये चढ़ाने जा रही है ना, उसने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी सर से छत तक छीन ली। क्या मुकदमा उल्टा पड़ गया? उल्टा नहीं, डिग्री हो गई है, डिग्री। ये मकान नीलाम होगा जिसे मैंने इतने जतन से बनाया था। तो हम लोग कोर्ट में अपील नहीं कर सकते? अपील? अपील में तो आ रहा हूं मैं। अरे तुम लोग क्या खड़ी खड़ी सुन रही हो? जाओ तुम लोग ऊपर जाओ। देखिए आप इतनी चिंता मत करिए, अब हमारा बेटा कमाने लगा है, उसने पैसे भी भेजे हैं, वो सब संभाल लेगा। कैसे संभाल लेगा? इन पैसों से? इन पैसों से? अगर उसने हाँ कर दी होती ना तो मैं सत्यजीत जी की बेटी से उसकी सगाई कर देता।
लेकिन मेरे लिए नहीं, कम से कम बेटियों के लिए तो इस घर को बचा सकता था। लेकिन नहीं, मेरा दुर्भाग्य तो 7 पग आगे चलता है ना मुझसे। कहीं वो कुर्की वाले तो नहीं आ गए? जिन्हें बाद में आना है तू उन्हें बुला ले, आज और अभी। पीछे पड़ी रहती है, बोल ना कुछ, बड़ा बुरा बोल। जयराम जी की चाय बैठी। हाँ। क्या बात है भैया, आज बहुत उदास हो? कर्महीन खेती करे, सूखा पड़े, बैल मरे। नौकरी छोड़कर शेयर मार्केट में ले बेच का धंधा शुरू किया, फिर सोचकर कि बेटे बेटियों की नैया पार हो जाएगी। कि मुझे क्या मालूम था कि मुझे अपना घर ही नीलाम करवाना पड़ेगा। क्या अपील भी खारिज हो गई क्या? लोग श्मशान में अपनों को फूंक कर आते हैं, मैंने तो अपना सब कुछ आज कचहरी में फूंक दिया। घर का ये हिस्सा नया बनवाया था कि सोचकर कि इसे देखकर लोग मेरी बेटियों को ले जाएंगे। हम तो मोर हो गए, अपने पैरों को देखें और रो गए। मोर के पैर सुंदर नहीं होते, नहीं होते, लेकिन मोर के पंखों को किशन भगवान ने अपने माथे पर चढ़ाया था। हाँ, सारी दुनिया जानती है। आपका बेटा सत्यजीत जी को पसंद है, इसीलिए मैं आया हूं, उनका भेजा आया हूं मैं। हाँ करो तुम, कल डिग्री के पैसे भरवा दूंगा और परसों तुम्हारे दरवाजे पर शहनाई बजवा दूंगा। टी 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 टी। मैं तो हाँ कर देता जिस दिन वो आए थे, लेकिन मेरा बेटा है वो अड़ा हुआ है, कहता अभी शादी नहीं करनी। और फिर वो उनकी बेटी काली है, काली है, कोयला नहीं है, कोयल है कंठ में कोयल। और माया की तो ऐसी मिठास है कि जिस दिन घर में आएगी ना, नकदी जेवरों की झंकार गूंज उठेगी। हाँ, अगर उनकी लड़की खूबसूरत होती ना, आपके पास नहीं आते वो। अपने बेटे को समझाओ, समझाओ अपने बेटे को कि खूबसूरती सिर्फ एक रात की होती है, एक रात की। और उसके बाद मोटी पतली गोरी काली कानी खुदरी सब एक जैसी हो जावे हैं, सब एक जैसी हो जावे हैं। और लाला, खूबसूरत औरत तो बहुत दुख देवे है, बहुत दुख देवे है। हाँ, मर्दों से नखरे उठवावे है, तलवे चटवावे है। आदमी रनिवास में पड़ा रहे, रनिवास में पड़ा रहे आदमी, पृथ्वीराज चौहान की तरह पृथ्वीराज चौहान बन जावे है। पृथ्वीराज चौहान ये कौन है? अरे लाला, पृथ्वीराज चौहान को नहीं जानते? पृथ्वीराज चौहान, अरे जो जयचंद की बेटी संजोगता को उठा लाया था, वो पृथ्वीराज चौहान उसी का हो गया। रात दिन रनिवास में पड़ा रहता था। हाँ, 16 बार हारा, 16 बार। मोहम्मद गोरी जब दिल्ली पर चढ़ाया। हाँ, और लाला एक बात बताऊं, उसकी आंखें मोहम्मद गोरी ने ना फोड़ी, उसकी आंखें फोड़ी संजोगता के रूप में। हाँ। ये बातें आप, ये इतिहास की बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अब जाकर मेरे बेटे को बताइए ना। अरे बेटे को समझाओ। अरे गरज मेरी है कि तुम्हारी है? मेरी गरज ना है। हाँ, जितना मैं तुम्हारे बेटे को समझाऊंगा ना, उतना 2 दुकानें या 4 मकान बिकवा कर अपनी चौगुनी दलाली खड़ी करूंगा। समझे कि नहीं समझे? मैं चलता हूं। बैठिए, आप तो बिगड़ गए। देखिए, मैं कुछ करता हूं। अगर आप इस बात को
कुछ दिन के लिए टलवा दें तो। अरे लाला, तो मैं अभी कौन सा शादी करवा रहा हूं भाई, अभी नहीं करवा रहा हूं। तारा डूब गया है, 7 महीने तक ना शादी ना कोई सगाई। ठीक है, मैं तैयार हूं। तैयार हो तो चलो, हाँ करो। लेकिन ये जो मकान की कुर्की हो रही है उस। अरे भैया, कह तो दिया कि तुम हाँ करो, मैं कल ही उनसे कर्ज की रकम जो है वो भरवा कर तुम्हारी नीलामी रुकवा दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अपने बेटे से हाँ करवाओ या कोई रस्म अदा करो। देखो लाला, वो बड़ी लंबी लिखापढ़ी करते हैं, रकम देने से पहले वो लिखापढ़ी करेंगे, और जब उनकी बेटी को तुम ब्याह कर घर में लाओगे तो मकान का पट्टा तुम्हारे हाथ में दे देंगे, नहीं तो उसी दिन मकान उनका हो जाएगा। हाँ, खरी सी बात है। अब अगर हाँ करो, तैयार हो तो मुझे बता दे, मैं कल ही तुम्हें ले जाकर उनसे बातचीत करवा दूंगा। ठीक है? जयराम जी की। अच्छा, मैं चलता हूं। चल, जयराम जी। शमा, क्या बात है? क्या हुआ? कोई नई परेशानी? शमा, ये मुकदमे के कागज। हाँ, पिताजी ने मुकदमा दायर किया है, धर्म परिवर्तन और शादी को अवैध घोषित किया जाए। ऐसा उसने दूसरी शादी के लिए किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? ठीक है, ऐसों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। चाचा जी से पता चला है कि घर वालों की नीयत भी यही है कि वो डर जाए और उस लड़की को छोड़ दे। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझसे कहा जाएगा कि मैं फिर से उसके साथ रहने लगूं, उसी के साथ बस जाऊं। अगर नहीं चाहती तो मना कर दो। अभी उन्हें बच्चे के बारे में नहीं पता है, जैसे ही पता चलेगा सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। और तुम नहीं चाहती? हाँ, वो 2 मुंह वाला रावण है शमा। फिर क्या करोगी इसी दुविधा में? अच्छा, एक बात बताओ, जो औरतें विधवा हो जाती हैं या जिनके पति उन्हें छोड़ देते हैं या वो खुद अपने पतियों को छोड़ देती हैं, तो क्या उनका बच्चा उनके लिए वरदान होता है या अभिशाप, सहारा होता है या पांव की बेड़ी? मेरे शौहर ने मुझे धोखा नहीं दिया, इसलिए मेरी बात और है। लेकिन एक बच्चे से औरत के सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। एक तो वो खुद के लिए नहीं जी सकती और दूसरे बच्चे के लिए जीना पड़ता है। ठीक है, तो फिर किसी दिन शाम को छुट्टी लेकर मेरे साथ चलो। कहाँ? किसी लेडी डॉक्टर के पास। जल्दी मत करो, ठीक से सोच लो। मुझे संशय था, तुमने उसकी पुष्टि की है। एक बार बच्चा हो गया ना तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि बच्चे को नाम देने के लिए अपने पति के साथ रहो। मातृत्व और मदरहुड के नाम पर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। मैं ये नहीं चाहती। तुम्हें यकीन है? मुझे पूरा यकीन है, वो ऐसा ही करेंगे। आओ। सुनिए, आप सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? टोक दिया, फिर टोक दिया। तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे जाते हुए मत टोका करो। अरे भगवान तो मेरा दुश्मन है, तुम तो मेरी दुश्मन मत बनो। इसमें दुश्मनी की क्या बात है? आप बगैर कुछ खाए पिए ऐसे निकल जाते हैं और मैं दिन भर ये सोचती रहती हूँ पता नहीं आप कहाँ होंगे। अगर मैंने पूछ लिया तो उसमें क्या हर्ज है? क्या बताऊं, जो विपदा आई है वो देखने जा रहा हूं कि टलती है कि नहीं। कहीं आप नरेंद्र का रिश्ता तय करने तो नहीं जा रहे?
मगर जा भी रहा हूं तो हर्ज क्या है? नहीं, एक बार उससे बात कर लेते तो। क्यों कर लूं मैं उससे बात? मैं उसका बाप हूं कि वो मेरा बाप है? आजकल की औलाद तो बाप ही है। आपको याद है उसने ट्रेनिंग पे जाते हुए कहा था, मेरा रिश्ता कहीं तय मत करना। ठीक है, हो जाने देता हूं इस मकान की कुर्की। जो नैया डूबने से बच सकती है उसको बचाने का जतन ना करूं मैं? बोलो। नहीं, बात तो तब बनेगी ना जब नरेंद्र शादी के लिए तैयार होगा। आप बात करके आ जाएंगे, और अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो? मेरे एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई। अगर मैं खाई से बच गया तो कुएं से अपने आप को संभाल लूंगा। और मेरे इस रिश्ते की हां करने से सत्यजीत मान गया और उसने कोर्ट में वो रकम भर दी, तो मैं अगले इतवार को जाकर नरेंद्र को समझा दूंगा। अगर नरेंद्र ने लड़की देखने की जिद की तो? क्योंकि मैंने सुना है वो लड़की इतनी बदसूरत है कि कोई बूढ़ा भी उससे शादी नहीं करेगा। तो फिर नहीं बताऊंगा नरेंद्र को। और शादी और सगाई की बात तो 7 महीने बाद तारा उठने के बाद होगी। तब तक तो चैन की नींद सो सकता हूं कि नहीं? लेकिन अगर बीच में ये बात उठी तो? तब की तब देखी जाएगी। मैं जानता हूं कि नरेंद्र के मना करने पे सत्यजीत कुर्की ले आएगा। तब तक तो बदनामी से बचा जा सकता है ना? या फिर शेयर मार्केट में कुछ सुधार आ जाए और हमारी हालत ठीक हो जाए, या फिर नरेंद्र की जुबान पे सरस्वती बैठ जाए और वो मान जाए। रुकिए, मैं दही लेके आती हूँ। कहते हैं दही खा के जाना बड़ा शुभ होता है। आप रुकिए।